नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी जो मनोविज्ञान की क्लासें यथावत चल रही है, क्योंकि यहाँ से हमें इस पार्ट को रेडी इसलिए करना है क्योंकि यहाँ से हमें सीधे सीधे 40 नंबर मिलते हैं यहाँ से, है ना। तो हम इस पार्ट को इस तरीके से क्लियर कर लेंगे कि हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। तो हम पावलोव के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसमें हम थॉर्नडाइक का भूल और प्रयत्न का सिद्धांत देख चुके। आज पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत देखेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिद्धांत पढ़ा रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको ध्यान से देखिए और यहाँ से आपके ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपेगा। मतलब कि साइकोलॉजी में आपके 8-9 टॉपिक हैं, तो वहाँ से आपके हर टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम इसको एक बहुत तरीके से समझेंगे कि बिल्कुल हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। और मैं केवल वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। फालतू का कचरा हम नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अब इसके उपनाम देखो क्या क्या है। इसको यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से तो जानते ही जानते हैं, और अन्य किस नामों से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि अगर एग्जाम में ये अन्य नाम पूछ लिए तो फिर हमारी बिल्ली क्या जाएगी संकट में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें उपनाम भी याद करने हैं, किस पर प्रयोग किया, कब किया, क्या है, सब के बारे में हम डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो इसका उपनाम है CR थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है, इसका पूरा नाम देखो, इयान पेट्रोविच पावलोव। ये कहाँ के थे? ये रूस के थे। प्रयोग कब किया? 1904 में। ये सन आपको याद रखनी है, ऐसे के ऐसे सन पूछी जाती है, ठीक है। फिर है 1904 का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको चिकित्सा के क्षेत्र में। पावलोव को 1904 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। फिर इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने किस पर किया, स्किनर ने किस पर किया, है ना। तो आपको प्रयोग किस पर किया, कब किया, पूरा नाम क्या है, उपनाम क्या है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर। अब इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था कि देखो एक कुत्ता था, तो पहले क्या किया गया था कि घंटी बजाई गई। घंटी बजाई गई तो फिर उसको भोजन दे दिया गया, भोजन दे दिया गया, है ना। फिर भोजन खा के वो लार टपकाने लग गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, 1-2 दिन बाद में क्या हुआ कि घंटी बजाई गई लेकिन उसको भोजन नहीं दिया गया। तो वो सोचा कि हाँ मुझे भोजन मिलेगा, तो फिर वो केवल लार टपका के रह गया, है ना। तो बस भोजन, लार टपकना, घंटी, है ना, यही इसमें 3 इंपॉर्टेंट है कि घंटी बजना, भोजन देना, लार टपकाना, ठीक है। अगर हम घंटी ही बजाते हैं और भोजन नहीं देते हैं तो वो लार टपका के रह जाता है। फिर कुछ समय के लिए लार टपकाता है, फिर वो लार टपकाना भी बंद कर देता है ना। तो वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो अनुबंधन से पूर्व की स्थिति क्या होती है? भोजन हम देते हैं, है नहीं, भोजन देते हैं तो मूल या स्वाभाविक उद्दीपक है ना। भोजन के बाद में वो लार टपकाता है तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है ना। तो ये अनुबंधन से पूर्व की स्थिति है। फिर है अनुबंधन के बाद की स्थिति, हम घंटी बजाते हैं, भोजन नहीं देते हैं, फिर वो लार टपकाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ लेना, साथ के साथ में नोट्स बना लेना। मैं इसीलिए आपको ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल अपना 100% देने की कोशिश करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है शब्दावली, पावलोव के सिद्धांत की मुख्य शब्दावली। देखो ये शब्दावली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना आप, है ना। शब्दावली, इसको ध्यान से समझना। अब देखो शब्दावली विलोपन या विलोपीकरण, देखो ये क्या है कि एक बार अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी ही प्रस्तुत किए जाने पर अस्वाभाविक उद्दीक्रिया लार का बंद हो जाना। जैसे एक बार कुत्ते को पता चल चुका है कि घंटी बजते ही मुझे भोजन दिया जाता है, ठीक है, अनुबंधन स्थापित हो गया।
लेकिन घंटी ही घंटी बजाई जा रही हो और उसको भोजन नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या सोचता है कि यार घंटी तो बजाई जा रही है लेकिन मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, अस्वाभाविक अनुक्रिया लार का बंद हो जाना, यानी बार बार घंटी ही घंटी बजाएंगे और उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे भोजन नहीं दिया जाएगा। तो वो लार टपकाना, जो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है लार टपकाना, तो वो लार टपकाना बंद कर देगा। उसको कहते हैं विलोप या विलोपीकरण या विलोपन। ठीक है। फिर है अगला है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण यह होता है कि मिलती जुलती परिस्थितियों व वस्तुओं के प्रति वैसा ही व्यवहार करना जैसा घंटी की आवाज़ के साथ करना। जैसे घंटी बजते ही उसको भोजन मिलता था, ठीक है, लेकिन घंटी के स्थान पर मैं सीटी बजा दी तो भी वो वही अनुक्रिया कर रहा था। जैसे घंटी बजती उसको भोजन मिलता था तो ला टपकाना शुरू कर देता था, लेकिन घंटी नहीं बजाई गई, आज घंटी के स्थान पर सीटी बजाई गई, तो सीटी बजते ही वो सोचा कि अब मुझे भोजन मिलेगा, लेकिन उसको भोजन नहीं मिला। तो क्या हुआ, यानी उद्दीपक सामान्यीकरण, है ना, यानी घंटी के स्थान पर सीटी बजा दो आप, तो फिर वो वही अनुक्रिया करेगा जो घंटी के साथ कर रहा था। फिर है उद्दीपक विभेदीकरण, यानी कुत्ते को घंटी की आवाज़ पर तो भोजन दिया गया लेकिन सीटी की आवाज़ पर भोजन नहीं दिया गया, तो कुत्ते ने दोनों में अंतर करना सीख लिया। जैसे कुत्ते को घंटी बजते ही भोजन मिलता था, है ना, तो घंटी की आवाज़ सुनते ही वो लार टपकाना शुरू कर दिया करता था कि मुझे भोजन मिलेगा, लेकिन जब सीटी बजाई तो उसे भोजन नहीं दिया गया। कुछ दिनों तक ये प्रोसेस चलती रही, तो उसके समझ में आ गया कि घंटी बजने पर ही मुझे भोजन मिलता है, इसलिए मेरे को लार टपकानी चाहिए, और सीटी बजने पर मुझे भोजन नहीं दिया जाता है, तो फिर वो समझ जाता है कि मुझे लार नहीं टपकानी है। तो उद्दीपक विभेदीकरण यानी दोनों में अंतर करना सीख गया। उद्दीपक सामान्यीकरण यानी घंटी की जगह पे और कोई बजाते हैं, जैसे सीटी बजाते हैं, तो जैसा घंटी के साथ व्यवहार करता था वैसा ही सीटी की आवाज़ के साथ व्यवहार करने लग जाता है। फिर है विलोपन या विलोपीकरण, यानी एक बार अनुबंधन हो जाता है और फिर अगर घंटी ही घंटी बजाते हैं, भोजन नहीं देते हैं, तो वो लार टपकाना बंद कर देता है। तो ये विलोप, उद्दीपक सामान्यीकरण और उद्दीपक विभेदीकरण है। और आगे है एक समय कारक, वो अब अगली स्लाइड पे मैं बताती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगली शब्दावली है समय कारक, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक जैसे घंटी और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, दोनों के बीच अनुबंध स्थापित होने के लिए 5 सेकंड से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित नहीं होगा। यानी भोजन घंटी बजे और 5 सेकंड के अंदर अंदर उसको भोजन मिल जाना चाहिए, तो ही अनुबंधन स्थापित होगा, वरना अनुबंधन स्थापित नहीं होगा। अगर घंटी बजी और 10 मिनट बाद अगर आप भोजन देते हो तो फिर अनुबंधन स्थापित नहीं होता है, क्योंकि दोनों के बीच में 5 सेकंड से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तब ही 5 सेकंड का समय रहता है, तब तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा समय होता है तो अनुबंधन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसका शैक्षिक महत्व क्या है। शैक्षिक महत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। देखो, प्राणी तभी सीखता है जब वह क्रियाशील या सक्रिय होता है। जैसे मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो आप एक्टिव होंगे, उसके प्रति सक्रिय होंगे, आपकी अंदर से इच्छा जागृत होगी कि हाँ मुझे साइकोलॉजी में अधिगम पढ़ना है और अधिगम में पावलोव का सिद्धांत मुझे याद करना है और क्लास में ही याद करना है। तो आप एक्टिव हो, बिल्कुल ऐसे सक्रिय होकर बैठे हो कि हाँ मुझे सीखना है, तो आप वो काम सीख सकते हो, 100% दे सकते हो। तो प्राणी तभी सीखता है जब वो क्रियाशील या सक्रिय होता है। यह सिद्धांत भाषा विषयों को सीखने और सिखाने में सहायक है, यानी जो भाषा संबंधी जो विषय होते हैं उनको सिखाने में और सीखने में सिद्धांत बहुत सहायता करता है। ठीक है, इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग होता है। जैसे श्रव्य और दृश्य सामग्री आप जानते हो,
है ना, तो उसका प्रयोग इस सिद्धांत में होता है। फिर है सोचने समझने की शक्ति नहीं उनके लिए उपयुक्त, यानी जिन प्राणियों में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है उनके लिए भी ये उपयुक्त होता है। जैसे कुत्ते में कोई सोचने समझने की शक्ति थोड़ी होती है, तो वो इसलिए इसके लिए भी ये उपयोगी है ना। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है, यानी क्रिया की बार बार आवृत्ति, बार बार उसी रूप में करना, इस पर ये बल देता है। इससे अच्छी आदतों का विकास होता है, और इससे यानी अच्छी आदतों का विकास होता है इस सिद्धांत से, है ना। तो हमारा पावलोव का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुँचेगी तो मुझे पढ़ाने में और भी ज़्यादा आनंद आएगा, और सभी का हित होना चाहिए। आप किसी दूसरे का हित करोगे, भला सोचोगे, तो फिर भगवान आपका सोचेगा, ठीक है। तो आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।